हेलो टू एवरीवन, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप सभी को हैप्पी दिवाली फ्रॉम द एंटायर अड्डा फैमिली। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ इसको पूरे मन लगा के सेलिब्रेट कीजिए। एंड बच्चों, इसी के साथ साथ मैं जो सेशंस लेकर आ रहा हूँ वो सेशंस जोश वाले हैं। वो सेशंस आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे दैट जो आपका ड्रीम है, जो आपने एक सेट करके रखा हुआ है गोल, उसकी वैल्यू जो है वो आपकी उम्मीदों से भी बहुत ज्यादा है। उसकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। देन यू विल गेट टू नो कि सब कुछ बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, है ना। लोगों का नजरिया आपकी तरफ बदल जाता है, आपका नजरिया खुद की तरफ बदल जाएगा। आप सोचेंगे अपने आप को एक नॉर्मल बंदा, ठीक है, चलता है, नहीं है, इस तरीके से। बट जब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जब सल्यूट मिलेंगे, तो आप सोचोगे नहीं यार, मेरी जो वैल्यू है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल्स है, वो बहुत दमदार है ना। तो मुझे जो है इस समाज को अच्छे से कंट्रीब्यूट करना है और इस समाज के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। पर यहां तक पहुंचने के लिए आपको सच में दिल से मेहनत भी करनी पड़ेगी। और बच्चे, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन लेकर आया हूं। कंपैरिजन है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, और साथ ही साथ उसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे किसके साथ? वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद दी with whom? with आईपीएस ऑफिसर, राइट। तो दोनों जो है अपने लेवल पे टॉप प्लेयर्स हैं। दोनों अपने लेवल पे बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करते हैं इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा, पहले ही बता रहा हूं कि आईपीएस ऑफिसर बहुत जबरदस्त होता है, असिस्टेंट कमांडेंट तो कुछ नहीं होता। क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे पता है कुछ ऐसे सोच वाले लोग होंगे जो बोलेंगे अरे सर, ये तो कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो, आईपीएस तो भगवान होता है, आईपीएस गॉड होता है, आईपीएस सब कुछ होता है, असिस्टेंट कमांडेंट कुछ नहीं होता, है ना। और कुछ ऐसे लोग बोलेंगे कि असिस्टेंट कमांडेंट सब कुछ होता है लेकिन आईपीएस तो बस करप्शन करते हैं, पैसा लेते हैं, पुलिस वाले हैं, ये वो फलाना धमकाना, बहुत सारी चीजें। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कुछ पैरामीटर्स मैं आपको दोनों के डिफरेंसेस जो है वो दिखाऊंगा, और आपको ये सेशन जो है बहुत ही दमदार अच्छा लगेगा। इस सेशन को फॉलो और इस सेशन को पूरा देखिएगा जरूर। तो हम लोग यहाँ पे आईपीएस हैं, यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट है, और दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे इनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। एक पुलिस वाला क्या करता है, एक सेंट्रल आर्म पुलिस वाला क्या करता है, मतलब सीएपीएफ वाला क्या करता है, एक आईपीएस ऑफिसर क्या करता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वी गोना टॉक अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑल्सो। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट आता है आईपीएस बनने में, तो प्रोसेस क्या है। आपका इंटरेस्ट आ गया असिस्टेंट कमांडेंट बनने में, प्रोसेस क्या है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की मैं बात करूंगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ट्रेनिंग की बात करूंगा कि एक आईपीएस ऑफिसर कहां पे ट्रेन होता है, राइट, और एक यंग असिस्टेंट कमांडेंट कहां पे ट्रेन होता है। उसके बाद हायरार्की एंड करियर पाथ भी बात करेंगे कि एक ऑफिसर जो 22 23 24 साल में आईपीएस बन जाता है तो वो कहां तक पहुंच सकता है। एक यंग असिस्टेंट कमांडेंट 21 22 23 साल में एसी बन जाता है, वो कहां तक पहुंचेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, वो हम लोग जरूर बात करेंगे। दोनों की सैलरी में किसके पास ज्यादा सैलरी आती है ना। और ये सारी चीजें हम लोग फॉर श्योर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें, चलिए। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। एंड फर्स्ट वी गोना टॉक अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, सबसे पहले आईपीएस ऑफिसर की। देखिए, इंडियन पुलिस सर्विसेज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर 3 सर्विसेज आती है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर 3 सर्विसेज आती है। एक होती है आईएएस, आईपीएस एंड लास्ट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन सर्विसेज नहीं, फॉरेस्ट सर्विसेज। ये जो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसी के अंदर आपका आईपीएस भी आता है। और आईपीएस जो है बेसिकली जब आप बनते हैं तो आपको अगर रैंक अच्छा है, बढ़िया रैंक आपने स्कोर किया है, तो आपको आपका होम स्टेट मिल जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंसेस वहां पे भरी जाती है। दैट दिस इज माय होम स्टेट, मुझे यहाँ पे आप दे दीजिएगा ऑफिसर, मतलब यहाँ पे मुझे जाना है, रिक्रूटमेंट मुझे यहाँ पे कर दीजिए। अदरवाइज उसको होम स्टेट नहीं मिलता तो कोई और स्टेट उसको मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका रैंक क्या है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आईपीएस ऑफिसर इज रनिंग द पुलिस सिस्टम। आईपीएस ऑफिसर क्या करेगा? आईपीएस ऑफिसर पुलिस के अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट जो होती है वो आईपीएस रैंक की होती है। जैसे आपने देखा होगा पुलिस में कांस्टेबल लेवल भी जाते हैं बच्चे,
आपके हेड कांस्टेबल लेवल पे भी जाते हैं, एएसआई पे भी जाते हैं, एसआई पे भी जाते हैं और डीएसपी रैंक पे भी जाते हैं। बट जो डीएसपी रैंक पे जाते हैं वो स्टेट पुलिस सर्विसेज वाले बच्चे जाते हैं, डीएसपी, है ना, आपने देखा होगा। लेकिन जो आईपीएस रैंक होता है वो सभी रैंक से ऊपर होता है। जब भी रिक्रूटमेंट आती है सभी रैंक से ऊपर होता है और वो जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू ही होता है ना। तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि आईपीएस हाईएस्ट लेवल ऑफ पोजीशन है जो एक विद्यार्थी अचीव कर सकता है अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को देके, राइट। और इसमें जो है आईपीएस का रिक्रूटमेंट कुछ इस तरीके से होता है। सीएपीएफ के रिक्रूटमेंट की बात करें तो सीएपीएफ का जो रिक्रूटमेंट है वो यूपीएससी ही लेता है। जैसे आईपीएस का रिक्रूटमेंट यूपीएससी करता है वैसे सीएपीएफ का रिक्रूटमेंट जो है वो यूपीएससी करता है। यूपीएससी का एक एग्जाम होता है, आता है साल में एक बार होता है, यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। 2025 की बात बताऊं, करना जरूरी है क्योंकि 24 का तो हो गया। 25 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है दैट दे कैन बिकम असिस्टेंट कमांडेंट, बिकॉज अगस्त में इसका एग्जाम है। बट अगस्त में इसके एग्जाम है तो आपको तैयारी आज से शुरू करनी पड़ती है, जैसे कि यहां पे आपको तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। जो भी बच्चा यूपीएससी सिविल सर्विसेज देना चाहता है उसको कम से कम 8-10 महीने, तो मतलब दिस इज वेरी बेसिक थिंग, 8-10 महीने तो बहुत ही बेसिक चीज होती है जो आपको देने ही पड़ेंगे, है ना। और ये सिविल सर्विसेज के थ्रू, ये सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के रिक्रूटमेंट के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। यस, रिक्रूटमेंट हमारा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग्स की। अच्छा, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली स्लाइड जो है अभी मिसिंग है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको आईपीएस का तो पता चल गया होगा कि आईपीएस क्या करता है। आईपीएस बेसिकली इंश्योर करता है कि उसका जितना भी सर्कल है, जितना भी एरिया ऑफ कमांड है, वहां पे रूल ऑफ लॉ हो, मतलब जो लॉ है, कानून व्यवस्था है, वो सही रहे, वो व्यवस्था में कोई भी अड़चन ना रहे। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने का काम जो है पुलिस का है। और पुलिस में जो एक पोस्ट आती है आईपीएस की, बेसिकली आईपीएस जो है, जिसके अंदर आईपीएस जब आप सिलेक्ट होते हैं तो यू बिकम दी, सबसे पहले आप एएसपी बनते हैं, फिर आप एसपी बनते हैं, फिर एसएसपी बनते हैं, फिर डीआईजी, आईजी, इस तरीके से रैंक्स आपके बनते रहते हैं। तो आपका काम यही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो उस स्टेट का है उसको आपने व्यवस्थित तरीके से रखना है। वहीं अगर मैं असिस्टेंट कमांडेंट की बात करूं तो देखिए, आपका जो असिस्टेंट कमांडेंट है डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सी फोर्स के अंदर है। जैसे सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, तो लेट मी टेल यू, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहां पे आपके पास सिर्फ एक फोर्स नहीं आती है। आपके पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में सीआरपीएफ भी आती है, आपके पास बीएसएफ भी है, बीएसएफ भी है, एसएसबी भी है, सीआईएसएफ है एंड आईटीबीपी है। ठीक है, ये पुलिस फोर्सेस हैं जो सीएपीएफ का हिस्सा है। इन पुलिस फोर्सेस के अंदर आप अगर जाना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, तो आपको फिर यही यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एग्जाम देने के बाद आपके पास एक चांस मिलता है जहां पे आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी पड़ती है कि कौन सी फोर्स में आप जाना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। तो आप जो है अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं। लेकिन वही बात यहां पर आ गई कि जैसे आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको होम स्टेट मिलेगा, आपके रैंक के हिसाब से आपको होम स्टेट मिलेगा, रैंक के हिसाब से आपको आईपीएस मिलेगा, आईएएस मिलेगा, वो रैंक के हिसाब से, वैसे यहां पर भी रैंक के हिसाब से आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनने का मौका मिलता है इन एनी ऑफ द फोर्स। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है वो सीएसएफ में जाने के लिए होती है कि सीएसएफ में ज्यादा बच्चा है, वो चाहता है सीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बने। उसके बाद आपकी एसएसबी की कट ऑफ ज्यादा जाती है, उसके बाद आईटीबीपी की, बीएसएफ की और सीआरपीएफ की लास्ट में। ठीक है, तो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सी फोर्स मिलेगी। ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं तो आपके हिसाब से फोर्स, ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है लेकिन आप मेरिट के अंदर हैं तो आपको फिर आपकी प्रेफरेंस की जरूरी नहीं है फोर्स मिले। लेकिन जिस भी फोर्स के अंदर आप जाते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, हर फोर्स का अपना प्रोफाइल है। सीआरपीएफ का प्रोफाइल है कि वो कुछ भी कर सकती है, इलेक्शन ड्यूटीज में, नेशनल डिजास्टर में, नक्सलिज्म में, जम्मू कश्मीर में, अब जहां पर बोल लीजिए वीवीआईपी सिक्योरिटी में, वहां पे जो भी सीआरपीएफ कर रही है वो असिस्टेंट कमांडेंट को करना पड़ेगा।
बीएसएफ जो कर रही है दैट इज बॉर्डर गार्डिंग, इंडो बांग्लादेश, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर। तो इस तरीके से जो जो काम इन फोर्सेस का है वो फोर्स का इनके असिस्टेंट कमांडेंट्स को भी करना पड़ता है। तो ये होती है इनके काम का प्रोफाइलिंग। अब दोनों के काम की प्रोफाइलिंग अगर मैंने आपको बता दी, तो अब बात होती है ट्रेनिंग की। तो वेयर आईपीएस ऑफिसर ट्रेन्ड, कहां पे होते हैं ये ट्रेन? तो मैं आपको बता दूं, सो वी हैव सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जो कि है हैदराबाद में। यहां पे इन सारे आईपीएस ऑफिसर्स जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग होते हैं, ओटी इनको कहते हैं, तो इनको ट्रेन किया जाता है। जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं उनको ट्रेन कहाँ किया जाता है? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? हैदराबाद में। वहीं अगर बात की जाए सीएपीएफ एसीज की, तो इनकी जो रिस्पेक्टिव अकेडमीज है, जैसे सीआरपीएफ की अकेडमी कहाँ है? गुड़गांव के अंदर ही है। आईटीबीपी की अकेडमी कहाँ है? मसूरी के अंदर है। वैसे एसएसबी की अकेडमी है, सीएसएफ की अकेडमी है, आपका बीएसएफ की अकेडमी है। तो जितनी भी जिनकी अकेडमीज जहां जहां लोकेटेड है, वहां पे आपको ट्रेनिंग करनी है। जैसे मान लीजिए आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं सीआरपीएफ के, तो आपको सीआरपीएफ की अकेडमी में ट्रेन अपने आप को करवाना, मतलब आपको जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। आप अगर आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई हो जाते हैं, तो यू हैव टू गो टू द मसूरी फॉर आईटीबीपी ट्रेनिंग, है ना। तो रिस्पेक्टिव अकेडमीज के हिसाब से आपका ट्रेनिंग होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों और डिस्कस करते हैं हायरार्की एंड करियर पाथ की। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो आईपीएस ऑफिसर जो होता है वो हाईएस्ट लेवल रिक्रूटमेंट एंट्री होती है पुलिस के अंदर। और पुलिस, आपको पता है कि पुलिस सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर देखती है। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, जब भी मिलिट्री जैसे आपने देखा होगा कि जब आर्मी भी कुछ ऑपरेशंस करके लोगों को पकड़ती है, उनको अल्टीमेटली पुलिस को ही हैंड ओवर करना पड़ता है। तो पुलिस बेसिकली फाउंडेशन है हमारे लॉ एंड ऑर्डर का। हर एजेंसीज जो है उनको पुलिस के साथ बातचीत, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, तब जाके सारी लॉ एंड ऑर्डर की प्रक्रिया को स्मूथ सिस्टम से चलाया जाता है। तो पुलिस बेसिकली इट इज अ फाउंडेशन फॉर लॉ एंड ऑर्डर। तो पुलिस का जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट होता है वो आईपीएस ऑफिसर ही होता है। अब आईपीएस ऑफिसर जो है, इनका जो भी एक स्टेट लेवल पे पुलिस का स्ट्रक्चर और हायरार्की होती है, जैसे कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया। लेट मी शो यू ये हायरार्की होती है कुछ इस तरीके से। जैसे ये पुलिस स्ट्रक्चर ही है जो सीएपीएफ भी फॉलो करती है। ये पुलिस स्ट्रक्चर है जो सीएपीएफ भी फॉलो करती है ना। जैसे कांस्टेबल लेवल पे हो गया, सीनियर कांस्टेबल पुलिस के हायरार्की होती है, फिर हेड कांस्टेबल हो गया, एएसआई हो गया, एसआई हो गया, और उसके बाद इंस्पेक्टर हो गया। तो ये तो कॉमन पुलिस के रैंक्स हो गए। इसके ऊपर जो होते हैं वो ऑफिसर्स रैंक होते हैं पुलिस के। पुलिस में जो ऑफिसर रैंक होता है, जैसे आपको पता होगा 3 स्टार वाला डीएसपी होता है, ये सुनो, 3 स्टार वाला डीएसपी होता है। फिर उसके बाद एसपी साहब आते हैं, एसपी साहब, एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद आपके एसपी आ जाते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर एसएसपी आ जाते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद डीआईजी रैंक कॉमन हो जाता है, ठीक है, पुलिस का भी और सीएपीएफ का भी, आईजीबी, एडीजीबी, डीआईजीबी, मतलब एडीजी और उसके बाद अल्टीमेटली डीजी ऑफ पुलिस, स्टेट पुलिस। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सीएपीएफ के रैंक्स है और जो आईपीएस जो पुलिस सिस्टम के रैंक्स होते हैं उनमें डिफरेंसेस ज्यादा होते नहीं है। मतलब सीएपीएफ में आपको ये रैंक्स, ये जो नाम है, ये थोड़े से अलग अलग देखने को मिलेंगे, बाकी सारी चीजें सिमिलर है। समझ गए आप लोग? तो इन अ सिंपल लैंग्वेज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि जैसे मान लीजिए एक आईपीएस ऑफिसर होता है, जब वो चयनित होता है ट्रेनिंग करने के बाद, वो इस रैंक पे आता है, असिस्टेंट कमांडेंट नहीं, डीएसपी रैंक पे, ठीक है, डीएसपी रैंक पे आएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी प्रमोशन होती जाएगी और वो बहुत तेजी से प्रमोट होता है आईपीएस रैंक का ऑफिसर। वहीं अगर हम असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें तो देखिए असिस्टेंट कमांडेंट ऑब्वियसली हायरार्की में आईपीएस से नीचे है, इवन दो बोथ स्टार्टेड एट द वेरी सेम लेवल, बट प्रमोशन वाइज जो है आईपीएस तो भाई काफी आगे तक पहुंचता है। असिस्टेंट कमांडेंट यहां से यहां पहुंचने के लिए कम से कम 6 साल उसको चाहिए, और सीआरपीएफ बीएसएफ में तो कई बार 8-10 साल भी हो जाते हैं, है ना।
फिर उसके बाद यहां से यहां पहुंचने के लिए उसको कम से कम 4 साल और निकालने पड़ेंगे। 10, 11, 12 साल के बाद वो यहां तक पहुंचेगा। फिर उसके बाद यहां तक पहुंचने के लिए उसको कम से कम 14, 15, 20 साल की सर्विस चाहिए। मतलब ये मैं आइडियल केस सिनेरियो कह रहा हूं, काफी प्रमोशनल डिलेस तो होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आईपीएस ऑफिसर तो आराम से डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजीपी बन जाएगा आराम से, अगर उसकी एज अच्छी होगी, 21, 22, 23 साल में वो है सिलेक्टेड आईपीएस ऑफिसर, तो वो ही कैन रीच अप टू द रैंक ऑफ डीजीपी वेरी नॉर्मली। बट एज फार एज दी CAPFs आर कंसर्न, असिस्टेंट कमांडेंट इज कंसर्न, अपने पूरे सालों के अंदर मतलब 60 साल तक वो सर्विस दे पाएगा। तो 60 सालों में वो ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, सब कुछ अच्छा रहा, जल्दी सेलेक्ट हो गया, रैंक भी अच्छा है, तो उस सिचुएशन में ही कैन बिकम द आईजी ऑफ द पुलिस, आईजी, विच इज आई बिलीव बहुत ज्यादा पावरफुल रैंक होता है आईजी रैंक, है ना, आईजी रैंक। अदरवाइज एक असिस्टेंट कमांडेंट नॉर्मली 24, 23, 24, 25 साल में सिलेक्ट होता है, कई बार 30 साल में भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं रिजर्वेशन वाले, तो वो ज्यादा से ज्यादा कमांडेंट रैंक तक पहुंच जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा, जब तक वो 60 साल के होते हैं। ठीक है, तो ये प्रमोशनल डिफरेंसेस तो ऑब्वियसली है ही है। आईपीएस इज ऑब्वियसली प्रमोशनली, उसको तो एक ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो ऑब्वियसली उनको तो एक बहुत ही ज्यादा उनका क्विक प्रमोशन जो है होता है। और इनफैक्ट जो CAPFs होती है, मैं आपको बता दूं, जितने भी CAPFs है उसमें जो डीआईजी रैंक के आगे के ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी डीआईजी से लेके आगे वाले ऑफिसर्स, वो मेजरली आईपीएस काडर के ही होते हैं, आईपीएस ही होते हैं। वो बात अलग है कि कुछ आज के समय जो काडर ऑफिसर हैं, यानी जो असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती हुए थे और आगे जाके अब धीरे धीरे प्रमोशन है, उसमें भी काफी सारे जो है वो डीआईजी रैंक तक पहुंच जाते हैं, आजकल ये भी हो रहा है। लेकिन जो डोमिनेंस है CAPFs के ऊपर भी, वो आईपीएस लोगों की है, आईपीएस हेजेमनी, वो एक इशू भी कह सकते हैं और अच्छी चीज भी कह सकते हैं। इसके दोनों पॉइंट्स हैं, वो हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, इफ यू बिकम द आईपीएस, यू कैन इजिली गो एंड गेट ऑन द टॉप पोजीशंस ऑफ द CAPFs। CAPF के जितने भी डीजीज हैं, एडीजीज हैं, वो सब आईपीएस रैंक के होते हैं। आप देखिएगा उनके आईपीएस यहाँ पे लिखा होता है, दे आर ऑल आईपीएस रैंक्स ऑफिसर। इनफैक्ट जो कैडर ऑफिसर है वो भी आजकल प्रमोट होते हैं, और प्रमोट होके वो एजी, आईजी, डीआईजी लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों चीजें आपके सामने मैंने रख दी है। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब आगे चलते हैं, एंड अल्टीमेटली जो मुद्दा है, सैलरी एंड बेनिफिट्स। नाउ रिमेंबर दिस, बोथ द ऑफिसर्स दे हैव ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर स्टेटस, मतलब ये भी गेजेटेड ऑफिसर है, ये भी गेजेटेड है, इनका भी ग्रुप ए है, इनका भी ग्रुप ए है। तो इनका जो बेसिक पे रहेगा रिमेन्स द सेम। बेसिक पे कितना रहेगा? 56,100 रुपीज। 56,100 रुपीज विल बी द बेसिक पे फॉर बोथ ऑफ देम, ग्रुप ए सर्विसेज। बट जो अलाउंसेस होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, अलाउंसेस काफी डिफरेंसेस होते हैं। अब एक आईपीएस रैंक का ऑफिसर है, वो डेफिनेटली अपने स्टेट में सर्विस करेगा, वो उसके पास ऑप्शन तो होते हैं, लेकिन वो जाना पसंद नहीं करेंगे कि डेपुटेशन पे चलो नक्सलवादी एरिया पे चले जाते हैं या आरआर के साथ अटैच हो जाते हैं। वहीं अगर CAPF के ऑफिसर्स की बात की जाए, तो ऑब्वियसली CRPF से बंदा कोबरा जाएगा तो 25,000 कोबरा अलाउंस मिलेगा। तो ऐसी चीजें होती है जिसमें जो CAPF के ऑफिसर्स होते हैं, दे गेट मोर अलाउंस। बट वही बात आ गई, हर कोई चाहता है कि भाई पुलिस में जाना है। वैसे CAPF इज ऑल्सो अ पुलिस ओनली, राइट? तो पुलिस में जाना है और अंडर द टेबल बहुत सारे पैसे मिलते हैं पुलिस के अंदर, पुलिस की पावर होती है उस स्टेट के अंदर। वैसे मैं बताऊं तो अपने कैटेगरी में, अपने एरिया में हर कोई पावरफुल होता है। असिस्टेंट कमांडेंट भी अपनी कंपनी मतलब जिसके 100 से 150 जवान होते हैं, उसका वो बॉस होता है, हेड होता है, कमांडर होता है। वहीं एक आईपीएस है, अपने एरिया में हेड होगा। तो दोनों के अपने अपने डिफरेंसेस है, बेनिफिट्स है। आई वुड से मोर बेनिफिट्स हैं। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू गेट द वर्दी विद द स्टार्स, एंड स्टार्स जब आ जाते हैं तो यू गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आपकी जो काम होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो रिस्पेक्ट भी जरूर उसके साथ आएगी।
तो मैं यही सजेशन दूंगा, आप चाहे यहां से जाइए, यहां से जाइए, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व योर नेशन, वो आप पूरे अपने दिल दिमाग से कीजिएगा। अंडरस्टूड। पैसे कमाने की बात है तो ये अंडर द टेबल तो मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, यू नो, समाज में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, बट वही है, जिसने इज्जत की जिंदगी जीनी है उसके लिए जो सैलरी ये कमाएंगे वो सफिशिएंट होगी। ओके, नाउ अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम काफी स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। वहीं असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम भी स्टेजेस में होता है, जहां पे रिटन, फिजिकल, मेडिकल, इंटरव्यू होता है, 3 स्टेजेस यहां पर भी होती है। बट अगर टफनेस या हार्डनेस की बात करूं तो ये आईपीएस बनना काफी टफ होता है सीएपीएफ के मुकाबले। तो सीएपीएफ इज इजियर रिटन एज फार एज इज कंसर्न, मतलब रिटन एग्जाम इज कंसर्न तो इट इज इजियर, और सिविल सर्विसेज का टफर होता है क्योंकि इसका मेन सी एक अलग पेपर्स होते हैं जो लिखने पड़ते हैं, 7, 8, 10 पेपर्स होते हैं जो आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है, मेंस का एग्जाम, राइट। बाकी रेस्ट इज इंटरव्यू, यूपीएससी लेगी दोनों केसेस में, ठीक है। तो अपना मन बनाइए, अपना दिल दिमाग तैयार कीजिए, और मैं यही कहूंगा अपने एरिया का राजा जो होता है, अपने एरिया में हर कोई राजा होता है, समझ गए। तो इतना आप समझो, कोई ऐसा कंपैरिजन जो है ये मत सोचो कि जो आपकी क्षमता है उसको पूरा करने की कोशिश करो। नाउ दीज आर द पीपल, स्टूडेंट्स थे, जंग बहादुर रैंक 50 सीएसएफ में अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, हिमांशु वत्स भी हैं जो रैंक 1 है अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर सीएसएफ में, और ये सर भी हमारे, मेरे ख्याल से कुछ इनका रैंक आया था, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वुड से। आई ऑल्सो वांट टू एनकरेज यू कि जो बच्चा इतना समय सिविल सर्विसेज में नहीं दे सकता, असिस्टेंट कमांडेंट बेस्ट चॉइस है। आई हैव द रीजन एंड एग्जांपल फॉर यू। ये संतोष चंद्र है, असिस्टेंट कमांडेंट एसएसबी। इनके फादर ने 30 साल नौकरी किया, कहां पे, स्टेट पुलिस के अंदर, और इनके फादर जो है हेड कांस्टेबल हैं अभी भी। तो फादर ने, तो इनके पास इतना समय नहीं था, तो ही थॉट सिविल सर्विसेज की जगह मैं यहां पे आ जाता हूं। नाउ ही इज वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म ऑल्सो, जिसमें 3 स्टार है, जो पिताजी के यहां पे कभी नहीं लग पाएंगे, है ना। बट पिताजी ज्यादा खुश हैं, तो यू अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि पिताजी ने जो सिखलाई दी इनको बचपन में, उसी सिखलाई से ये आज 3 स्टार्स अपने शोल्डर्स पे पहने हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एंड आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स। इनका हनीफ चौधरी है, सीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर। हिज फादर सर्व्ड इन सीआईएसएफ फॉर 30 odd years, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मेरे ख्याल से है, बट बेटा जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक से वो सिलेक्ट हुआ है। देखिए कितनी गर्व की बात है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, और अगर आप भी ऐसे ही एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, वी हैव द अभिमान बैच 2.0। ये बैच 8 नवंबर को शुरू हो रहा है, सब कुछ इसके अंदर है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड तब जब लाइव नहीं सुनोगे, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, पीडीएफ फाइल्स है, सब कुछ, पेपर 2 इंक्लूडेड है। नवंबर 8 को ये बैच शुरू है, और इसमें 400 घंटों से ज्यादा की ये सब है, सब कुछ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स भी है, राइट। अच्छा, क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स भी है, और ये सीडीएस का बैच है, ये एनडीए का बैच है। आप कोई भी बैच खरीदना चाहते हो तो ये बैचेस मत लेना, चाहे आप सीडीएस वाले हो, सीएपी वाले, कोई भी, है ना। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, डिफेंस ऑफिसर्स मेगा पैक, दिवाली का त्योहार चल रहा है, इस पे सबसे बेस्ट ऑफर है। ये महापैक अगर लेते हो, मेगा पैक, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है क्या क्या मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। अब इस मेगा पैक का प्राइस कितना है, लेट मी टेल यू। तो 10,000, 20,000, 30,000, ये हमारे केस में तो नहीं होता, हम लोग इतना चार्ज नहीं करते आपसे। आप सिंपल अड्डा 24/7 की वेबसाइट या एप्लीकेशन में जाना, ठीक है, एप्लीकेशन में चले जाना, दैट विल बी क्वाइट गुड, वहां और डिस्काउंट मिलेगा, कॉइन्स यूज कर लेना, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट वर्नाक्युलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है बच्चे। यहां पे जाने के बाद आपने क्या करना है, ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में गए, डिफेंस में गए, चलो डिफेंस मेगा पैक में चले जाना, और जैसे डिफेंस मेगा पैक में जाओगे, दिवाली का बेस्ट ऑफर है, ट्रिपल वैलिडिटी के साथ, ठीक है। इसको क्लिक कर लो, मुझे नहीं बताना कि क्या क्या मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, डिफेंस की चीज से, चीजों में जो चाहिए सब कुछ इधर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ करना है। ये अमाउंट देख रहे हो, ये अमाउंट भी पे नहीं करने दूंगा मैं, ठीक है, इससे भी कम आपको अमाउंट पे करना है, इससे भी कम आपको अमाउंट
पे करना है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, इससे भी कम अमाउंट आपने पे करना है। लेट मी शो यू हाउ। Y588, ये बच्चे मेरा कोड है। मेक श्योर, अब देखो 20 मिनट मैंने आपको सिखाया, कुछ सिखाया ना, पूरा अपना दिमाग लगाया, अपना एफर्ट लगाया, तो मेक श्योर कि आप कनेक्टेड रहें इस कोड के साथ। और ये मेरा कोड है, इस कोड को लगाना मत भूलिएगा। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, अप्लाई कर दो। 80% का डिस्काउंट है। दिस इज व्हाट द बेनिफिट यू विल गेट, 80% डिस्काउंट प्लस कॉइन्स यूज कर लेना एप्लीकेशन में। अगर पहले एप्लीकेशन में कोई कोर्स नहीं लिया तो फिर आपको कॉइन्स का इस्तेमाल करके और बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें ले लो, और 36 महीनों की, 36 महीने समझ रहे हो, 3 सालों की वैलिडिटी। 3 सालों में 1 साल में सिलेक्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी 2 साल किसी और को गिफ्ट दे देना यही कोर्स, ठीक है। 2 साल 3 साल, 3 सालों के लिए आपके लिए है, तो बच्चे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। And wish you all the very best of luck. Make sure to use the code Y588 and thank you so much. Jai Hind.